बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम डिसीजन ट्री के कॉन्सेप्ट को काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हम ये देखेंगे कि हम छोटे डिसीजन ट्रीज कैसे बना सकते हैं। इस प्रोसेस को हम डिसीजन ट्री की प्रूनिंग कहते हैं। प्रूनिंग के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक होता है प्री प्रूनिंग और दूसरा होता है पोस्ट प्रूनिंग। प्री प्रूनिंग में हम डिसीजन ट्री बनाते हुए ही उसको प्रून करते जाते हैं, यानी उसको छोटा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। जबकि पोस्ट प्रूनिंग में हम पूरा डिसीजन ट्री बनाने के बाद फिर उसके अंदर कुछ ब्रांचेस को कट करके उस डिसीजन ट्री को छोटा करते हैं। प्री प्रूनिंग को हम अर्ली स्टॉपिंग भी कहते हैं और इसके अंदर हम एक डिफाइंड क्राइटेरिया के ज़रिए या हाइपर पैरामीटर लिमिट्स के ज़रिए से ट्री के बिल्डिंग के प्रोसेस को दरमियान में ही रोक देते हैं, यानी उसको फुल डेप्थ पे जाने से पहले ही रोक देते हैं। ये ट्री जिस वक्त हमारा ग्रो हो रहा होता है उस वक्त हम प्री प्रूनिंग का प्रोसेस भी साथ साथ अप्लाई करते जाते हैं। इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉपिंग क्राइटेरिया यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि ट्री डेप्थ वगैरह, जिससे हम ट्री बिल्डिंग के दौरान ही उसको रोक देते हैं। ट्री प्रूनिंग के लिए जो हम डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं उसमें से एक क्राइटेरिया हम पहले देख चुके हैं जो कि मैक्सिमम डेप्थ का है। इसके अलावा हम मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स जो हैं हमारी डिफरेंट क्लासेस के, उनके ऊपर भी लिमिट लगा सकते हैं नोड को स्प्लिट करने से पहले, कि अगर हमने हमारे पास एक नोड के अंदर जो सैंपल डेटा मिला है उसके अंदर क्लासेस की मिक्सिंग कितनी है, अगर वो एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो फिर हम उस नोड को स्प्लिट करें, अदरवाइज़ हम उसको स्प्लिट ना करें। इसी तरह हम एक और क्राइटेरिया भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लीफ नोड को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास मिनिमम इतने नंबर ऑफ सैंपल्स होने चाहिए। सिमिलरली हम एक स्टेटिस्टिकल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम ये कहें कि अगर इस स्प्लिट से हमें एक ख़ास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन हो या एक ख़ास थ्रेशोल्ड से कम हमारी जीनी इम्प्योरिटी हो जाए तो हम स्प्लिट करें, अदरवाइज़ हम स्प्लिट ना करें। प्री प्रूनिंग का फ़ायदा ये है कि ये कंप्यूटेशनली बहुत तेज़ होती है और ये बड़ी एफिशिएंट होती है, क्योंकि ये ट्री को ग्रो करने से पहले ही रोक देती है। इसकी वजह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स ट्रीज़ की बजाय बड़े सिंपल जेनेरिक ट्रीज़ बन जाते हैं। प्री प्रूनिंग का नुकसान ये है कि ये एक सॉर्ट ऑफ ग्रीडी अप्रोच है और उसकी वजह से बाज़ औक़ात ऑप्टिमल ब्रांचेस को हम ग्रो करने से रोक भी सकते हैं। तो इसकी वजह से हम उन ब्रांचेस को ज़रा पहले रोक देते हैं, हालांकि आगे जाके उन ब्रांचेस ने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे देने थे, जिसको हम होराइजन इफ़ेक्ट भी कहते हैं। तो ऐसी ब्रांचेस जो शुरू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही लेकिन आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर जाएंगी, वो प्री प्रूनिंग के अंदर कट जाती हैं। प्री प्रूनिंग के अगेंस्ट जो हमारे पास दूसरी अप्रोच है वो है पोस्ट प्रूनिंग को, जिसको हम बैकवर्ड प्रूनिंग या कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी प्रूनिंग भी कहते हैं। इस टाइप के अंदर हम पूरा ट्री या ऑलमोस्ट पूरा ट्री बनने देते हैं और उसके बाद फिर हम कोई एवेल्यूएशन क्राइटेरिया लगाते हैं और ट्री की ब्रांचेस को कट करते रहते हैं। ये अप्रोच हम तब लगाते हैं जब हमारे पास पूरा ट्री बन चुका होता है। इस मेथड को अप्लाई करते हुए हम हर सब ट्री के ऊपर एक वैलिडेशन क्राइटेरिया लगाते हैं कि क्या इस ब्रांच को रिमूव करने से हमारे पास एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है या फिर हमारे पास कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक रिड्यूस होती है। कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक हमें बताती है कि इस ब्रांच की ओवरऑल ट्री के ऊपर कॉस्ट फैक्टर क्या आ रहा है। तो हम जब ब्रांचेस की सिग्निफिकेंस निकालते हैं तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट ब्रांचेस होती हैं उनको हम लीफ नोड से रिप्लेस कर देते हैं, यानी वहाँ पे हम ट्री की ग्रोथ को रोक देते हैं। पोस्ट प्रूनिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक एग्जॉस्टिव अप्रोच है, ये ग्रीडी अप्रोच नहीं है। इसमें हम पूरा ट्री बना लेते हैं और ट्री का जितना ऑप्टिमल हमें वैल्यू मिल सकती थी वो मिल जाती है और उसके बाद फिर जब हम इसकी प्रूनिंग करते हैं तो हम सब ऑप्टिमल वैल्यूज़ को निकाल देते हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है कि हमें ये गारंटी होती है कि ये हमें बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा है, सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देगा।
और पोस्ट प्रूनिंग का नुकसान ये है कि ये कंप्यूटेशनली बहुत कॉम्प्लेक्स है। ज़ाहिर है जब हमने पूरा डिसीजन ट्री बना लेना है तो उसको बनाने में जितनी हमारी कंप्यूटेशन कॉस्ट लगनी थी वो तो लग गई। अब हम उस कॉस्ट को जब रिड्यूस करेंगे तो ट्री कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट तो लग चुकी है। हाँ, हमारे पास एक प्रून्ड एक छोटा ट्री आ जाएगा और इसकी वजह से इन्फ्रेंस जो है वो तेज़ हो जाएगी। तो हम चलते हैं पाइथन के कोड की तरफ और जुपिटर नोटबुक में प्री प्रूनिंग और पोस्ट प्रूनिंग दोनों की प्रैक्टिस करते हैं। पाइथन कोड के अंदर हम सबसे पहले अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। इसके अंदर जो हम डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं वो मेक मून्स का ही डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो दो क्लासेस का डेटा सेट इस तरीके से आता है कि वो थोड़ा सा ओवरलैपिंग होता है इन दी फॉर्म ऑफ टू ओवरलैपिंग मून्स। फिर हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट कर लिया, डिसीजन ट्री क्लासीफायर और एक्यूरेसी स्कोर को इम्प्लीमेंट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम एक्स और वाई बनाते हैं मेक मून्स के डेटा सेट से। वहाँ से हम 600 सैंपल्स उठाते हैं, उनमें हम 25% नॉइज़ डालते हैं और 42 जो है हम रैंडम सीड दे देते हैं। इसके बाद फिर हम ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा में अपने पूरे डेटा सेट को स्प्लिट करवाते हैं यूजिंग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और 30% डेटा को हम टेस्टिंग डेटा में डाल देंगे, 70% डेटा को हम ट्रेनिंग डेटा में डाल देंगे। अब हम यहाँ पे प्री प्रूनिंग यानी अर्ली स्टॉपिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हमने डेप्थ्स डिफाइन कर दी 1 से लेकर 15 की रेंज के अंदर, ट्रेनिंग एक्यूरेसीज और टेस्टिंग एक्यूरेसीज ऑफ प्री प्रूनिंग मेथड, ये अरेज हमने बना दी। फिर हम लूप चलाते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट डेप्थ्स के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट रन करते हैं, और एक्सपेरिमेंट के अंदर हम ट्री बनाएंगे डिसीजन ट्री क्लासीफायर टाइप का, और वहाँ पे हम मैक्स डेप्थ को डिफाइन करेंगे डी। हमने देखा था कि मैक्स डेप्थ जो है ये वन ऑफ द क्राइटेरिया है जिससे हम प्री प्रूनिंग अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स इन अ नोड है, और अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन गेन या गिनी इम्प्योरिटी, उसकी बुनियाद पे भी हम स्टॉपिंग क्राइटेरिया बना सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया हमने दिया मिनिमम सैंपल्स इन लीफ, तो हम कहेंगे कि या तो मैक्सिमम डेप्थ तक चले जाएं, या अगर किसी नोड के अंदर 5 सैंपल्स रह गए हैं तो उसको लीफ डिक्लेयर कर दिया जाए और उसको मज़ीद स्प्लिट ना किया जाए। यहाँ पे भी हमने रैंडम स्टेट 42 दी ताकि हमारी रिपीटेबिलिटी हो जाए। फिर उसके बाद हम फिट का फंक्शन कॉल करते हैं ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, जिससे वो मॉडल को फिट कर देता है यानी ट्रेन कर देता है। और फिर हम ट्रेनिंग एक्यूरेसी निकाल के उसको ट्रेनिंग एक्यूरेसी की अरे में डाल देते हैं, टेस्ट एक्यूरेसी को निकाल के उसको टेस्ट एक्यूरेसी में डाल देते हैं। तो हम इन मॉड्यूल्स को रन करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हमने प्री प्रूनिंग वाले मॉडल को रन किया तो उसके अंदर जो हमारे पास टेस्ट एक्यूरेसीज आई हैं वो इस तरह से आई हैं। 80% से टेस्ट एक्यूरेसी स्टार्ट हुई है और 90% तक चली गई है। सेकंड स्टेप में हम पोस्ट प्रूनिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी प्रूनिंग को। यहाँ पे हम फुल ट्री बनाएंगे और उसमें फुल ट्री के ऊपर फिट कर लेंगे अपने ट्रेनिंग डेटा को और टेस्टिंग डेटा को। अब यहाँ पे जब हमने डिसीजन ट्री क्लासीफायर बनाया तो हमने किसी किस्म का कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि हम पाइथन को ये कह रहे हैं कि जितना बड़ा डिसीजन ट्री बना सकते हो बना लो। फिर उसके बाद हम पाथ निकालेंगे और फुल ट्री में से कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी प्रूनिंग पाथ बेस्ड ऑन हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है और जो उनके लेबल्स हैं। तो हम जो है ट्रेनिंग डेटा के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स रन करके वहाँ से कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी प्रूनिंग पाथ्स निकाल लेते हैं। इसको हम CCP कहते हैं, कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी प्रूनिंग, और इसके हम अल्फाज को कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी प्रूनिंग के जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू ऑप्टिमल क्या होनी चाहिए। इसी तरह हम ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी की एम्प्टी एरेज बना लेते हैं, और फिर जो हमने अल्फाज ऊपर कैलकुलेट किए थे उनके ऊपर हम लूप लगाते हैं कि अल्फ़ा के ऊपर हमारी जितनी वैल्यूज़ की एरे आई है उन तमाम वैल्यूज़ पे हम अपना एक्सपेरिमेंट रन करेंगे। अब हम प्रून ट्री का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें डिसीजन ट्री क्लासीफायर डालते हैं, जिसमें हम CCP अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा पे सेट करते हैं और रैंडम स्टेट 42 ही कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है बेस्ड ऑन दिस CCP अल्फ़ा क्राइटेरिया हमारे पास डिसीजन ट्री प्रून होके पोस्ट प्रून होके हमारे पास प्रून ट्री में आ जाएगा। फिर हम प्रून ट्री को फिट करेंगे अपने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर। इसी तरह फिर हम ट्रेनिंग सेट की एक्यूरेसी और
टेस्टिंग सेट की एक्यूरेसी निकाल के अपनी अरे में डाल देंगे। इस कोड सेगमेंट को हम रन करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक्यूरेसीज किस तरीके से आ रही हैं। इसके अंदर हम ये नोटिस कर सकते हैं कि ये एक्यूरेसीज जो हैं वो एक हायर वैल्यू यानी 90% से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रूनिंग को सख्त करते जा रहे हैं हमारी एक्यूरेसी ड्रॉप हो रही है और आखिरी वैल्यू पे जाके तो हमारी एक्यूरेसी तकरीबन 50% पे रह जाती है। इसके बाद हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज़ करके प्री प्रूनिंग और पोस्ट प्रूनिंग दोनों के रिजल्ट्स को ड्रॉ करते हैं। तो पहला जो हमारे पास ग्राफ आया है वो डेप्थ वर्सेस ओवरफिटिंग का आया है, जहाँ पे हमने ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट के प्री प्रून जो वर्जन हैं उनको प्लॉट करके देख लिया कि क्या इसके अंदर ओवरफिटिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो क्योंकि हम इसको डेप्थ पे लिमिट करना चाहते हैं तो 4 की डेप्थ पे हमें महसूस होता है कि यहाँ पे ओवरफिटिंग नहीं हो रही। 5 ऑनवर्ड्स जो है ओवरफिटिंग लग रही है मॉडल में। पोस्ट प्रूनिंग पे आ जाते हैं तो पोस्ट प्रूनिंग में हम इवेल्युएट करते हैं कि हमारी कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी प्रूनिंग जो है उसका बिहेवियर कैसा है। तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग सेट का सीसीपी वैल्यू और टेस्टिंग सेट की सीसीपी वैल्यू को प्लॉट कर लेते हैं और जब ये दोनों वैल्यूज़ क्लोज हो जाती हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारी ट्रेनिंग अच्छी हो रही है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हम प्री प्रूनिंग और पोस्ट प्रूनिंग दोनों परफॉर्म कर सकते हैं और दोनों में हमें ऑप्टिमल जो वैल्यू है वो भी निकालनी इस ग्राफ से हेल्प हो जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम सीसीपी वैल्यूज़ की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं कि बेस्ट सीसीपी अल्फ़ा वैल्यू जो हमें टेस्ट एक्यूरेसी पे मिली है वो 0.002 है। जितनी ज़्यादा बड़ी सीसीपी अल्फ़ा वैल्यू होगी उतनी एग्रेसिव प्रूनिंग जो है वो होगी, जिसको हमने देख लिया था कि जब हम सीसीपी वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हमारी एक्यूरेसी जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है, यहाँ तक कि वो एंड पे 50% के भी करीब आ गई थी। तो जाहिर है जब हमारे पास 90% की एक्यूरेसी आ रही हो तो फिर हम 50% की एक्यूरेसी को नहीं लेंगे। यहाँ पे अब हमने स्टडी कर लिया कि डिसीजन ट्री के अंदर ओवरफिटिंग से बचाने के लिए हमें ट्री की प्रूनिंग करनी चाहिए। प्रूनिंग जो है वो प्री प्रूनिंग भी हो सकती है, पोस्ट प्रूनिंग भी हो सकती है। प्री प्रूनिंग के अंदर हम मैक्सिमम डेप्थ के ऊपर लिमिट लगाते हैं अपने ग्राफ्स को देख के ओवरफिटिंग से बचाने के लिए, और पोस्ट प्रूनिंग के अंदर हम सीसीपी के अल्फाज को देख के ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे हमें ट्रेनिंग को रोक देना चाहिए।